आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसिड और बेस में एक नई थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं और वो नई थ्योरी है लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं डिटेल में लुईस एसिड और लुईस बेस को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, लुईस एसिड किसको बोलते हैं हम? तो लुईस एसिड हम बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को हम लुईस एसिड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का पेयर कहीं से ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करता हो, कहीं से कोई अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा उसको बोलेंगे हम लुईस एसिड, वो हमारा लुईस एसिड कहलाएगा। तो ये लुईस एसिड की डेफिनेशन है। तो लुईस एसिड हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा? आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने वाले जो होंगे उनमें क्या बात होगी? उनमें अष्टक पूरा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें क्या पूरा नहीं हो रहा है, जिसमें अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। अष्टक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अष्टक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेट। तो अगर किसी सब्सटेंस का, अगर किसी पदार्थ का उस ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और वही लुईस एसिड होता है। या इसके अलावा, ऑक्टेट पूरा ना होने के अलावा और क्या हो सकता है? कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं? अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कौन इलेक्ट्रॉन लेते हैं? हम उसको डायरेक्ट कैसे पहचान सकते हैं? या तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा होगा या वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अगर किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है या वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे ही सब्सटेंस को लुईस एसिड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो अभी तक मैंने आपको समझाया है वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही होगी। लुईस एसिड की डेफिनेशन में सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लुईस एसिड होते हैं। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन की इनमें कमी होती है और इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये लुईस एसिड की डेफिनेशन है और ये लुईस एसिड की पहचान है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो लुईस एसिड के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आप याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल, जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है H+ आयन। ठीक है, H+ आयन हमारा एक स्टैंडर्ड लुईस एसिड है। H+ आयन हमारे पास एक लुईस एसिड है और ये सबसे कॉमन लुईस एसिड है। दूसरा, सभी पॉजिटिव आयन, सभी क्या बोला मैंने? सभी पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। ऑल पॉजिटिव आयन्स आर लुईस एसिड। तो सभी पॉजिटिव आयन्स लुईस एसिड होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और लुईस एसिड के क्या एग्जाम्पल होते हैं? अब ये मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सभी पॉजिटिव आयन का मतलब हो गया, जैसे मैं बोलूँगा CH3 पॉजिटिव, ये क्या है? तो आप बोलेंगे ये लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इसीलिए ये क्या है? लुईस एसिड है। ठीक है, तो ये एक लुईस एसिड का एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे Br पॉजिटिव, ये भी लुईस एसिड है। और आपका H पॉजिटिव तो मैंने बताया, H पॉजिटिव मैंने अभी बताया आपको लुईस एसिड है। इसके अलावा जो भी पॉजिटिव आयन आपको दिखते हैं वो सभी लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझना बहुत ध्यान से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 13th ग्रुप होता है, 13th ग्रुप में क्या क्या आता है? 13th ग्रुप में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन B, फिर एल्युमिनियम Al, फिर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम Ga, फिर इंडियम In और थैलियम Tl। तो हम मेनली बोरॉन और एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैलियम भी हो सकता है, इंडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो बोरॉन और एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ। तो बोरॉन और एल्युमिनियम, या यूँ कहें कि जो 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं वो जब भी बॉन्ड बनाते हैं, 13th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो वो हमेशा 3 बॉन्ड ही बनाते हैं। याद रखना, 13th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे बोरॉन है वो 3 बॉन्ड बनाएगा 3 Cl के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 बॉन्ड बना रहा है। बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। ये थोड़ा सा कलर अलग हो गया, ठीक है। तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कोश में, तो वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा करने से बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं टोटल? 3 उसके पास आखिरी शेल में खुद के इलेक्ट्रॉन हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिले हैं? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन खुद का है, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको Cl से मिला। तो बोरॉन के पास क्या है? आखिरी कोश में, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो जब शेयरिंग करता है तो उसके पास और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना उसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड बनाने के बाद भी, क्या करने के बाद भी, बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरॉन के पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसका अष्टक पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है। तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, एक प्रकार से समझ लो श्रापित मान लो उनको। 13 को वैसे भी क्रिश्चियनिटी में, शायद क्रिश्चियन धर्म में 13 को उतना शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे याद कर लो कि 13 जो ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट हैं, वो जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3 बॉन्ड बनाएंगे। और 3 बॉन्ड पूरे करने के बाद भी उनके पास आखिरी शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, उनका अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है। और इसका ये मतलब है कि उनमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या बनी रहती है प्यारे बच्चों? उनमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी? उनमें हमेशा कमी रहेगी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हमेशा क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं। इसीलिए 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके द्वारा जो भी यौगिक बनाए जाते हैं, जो भी कंपाउंड बनाए जाते हैं, वो कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो जैसे कि BCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इसी वजह से सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और इसी वजह से ये सब के सब लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड के ये एग्जाम्पल भी आपने क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो लुईस एसिड का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? सभी पॉजिटिव आयन, सबसे इंपॉर्टेंट तो H+ है। उसके बाद सारे ही पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, सारे ही पॉजिटिव आयन लुईस एसिड होते हैं। फिर मैंने आगे बताया आपको कि 13 ग्रुप के एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है। और कौन कौन होते हैं लुईस एसिड, इसको समझते हैं। और तो 13 जो है 13 ग्रुप यानी कि बोरॉन एल्युमिनियम के जो कंपाउंड होंगे वो तो होंगे ही होंगे लुईस एसिड। इसके अलावा अब कौन होते हैं? वो सभी जो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अगर कोई नॉन मेटल, अधातु, नॉन मेटल में आपका P ब्लॉक के जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, या सीधे सीधे ऐसे ही याद कर लीजिए कि अगर कोई ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे सारे कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं वो भी लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। इससे क्या होगा? इससे इस कार्बन पे क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से गेन करेगा, और इसी वजह से फिर क्या हो जाएगा? ये एक लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो लुईस एसिड का मैंने क्या बताया अभी आपको? जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो सभी कंपाउंड क्या होंगे हमारे? वो सभी कंपाउंड हमारे लुईस एसिड हो जाएंगे। ठीक है। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या हैं? लुईस एसिड हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो इनमें क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर से लेने की क्षमता रखते हैं, और इसी वजह से लुईस एसिड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब और दूसरे एग्जाम्पल हम लुईस एसिड के समझते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल लुईस एसिड के क्या क्या हो सकते हैं? कभी मैंने शायद 4th बता दिया, आपको 5वां। लुईस एसिड के और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऐसे सभी कंपाउंड जिनके पास खाली d ऑर्बिटल हो। ठीक है। क्या होगा? वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। वैकेंट d ऑर्बिटल अगर किसी के पास है
तो वो भी क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। तो सारे ऐसे कंपाउंड जिनके पास खाली डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वो भी हमारे क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि वो अपने खाली डी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो वो सभी कंपाउंड जिनके पास क्या है, खाली डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अगर खाली डी ऑर्बिटल होगा तो ऐसे कंपाउंड अपने इस खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे और इसी वजह से वो क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भाई, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि हमारा फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास PCl3 है, इसमें फॉस्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। अब आप कैसे याद करेंगे कि किसके पास खाली डी ऑर्बिटल है कि नहीं है, वो कैसे याद करेंगे, आपको फ़ोन याद है ना, FON फ़ोन, पी ब्लॉक का FON फ़ोन और क्राइम ब्रांच। ठीक है, फ़ोन करो किसको, क्राइम ब्रांच को फ़ोन करो। तो बोरॉन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हैलोजन है। ये सभी जो होते हैं इनके नीचे क्या होते हैं, और एलिमेंट्स होते हैं, इनको ग्रुप कहते हैं हम। तो ये आपका फ्लोरीन ग्रुप हो गया, हैलोजन का ग्रुप हो गया, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, फिर कार्बन फैमिली हो गई और बोरॉन फैमिली हो गई। तो ये आप याद कर लीजिए पहले तो, ये फ़ोन करा किसको किया, क्राइम ब्रांच को किया, ऐसे उल्टा लिखना है आपने। ठीक है, तो फ़ोन किया FON फ़ोन, क्राइम ब्रांच। तो ये जो होते हैं, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पहले एलिमेंट होते हैं, अपनी फैमिली के पहले एलिमेंट होते हैं। इनके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी कि कार्बन के नीचे जो भी एलिमेंट होगा, कार्बन के नीचे क्या होता है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन है, अपनी फैमिली में सबसे पहले होते हैं। इनके नीचे इनकी फैमिली में जो भी होंगे ना, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। उनके यौगिकों में, उनके पास, उनके कंपाउंड में उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके यौगिकों में उनके पास खाली डी कक्षक होते हैं। जैसे कार्बन के नीचे क्या होता है, कार्बन के नीचे कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर टिन और लेड, नीचे लेड होता है। तो ये अगर सिलिकॉन का कोई कंपाउंड है तो उसमें खाली डी ऑर्बिटल होगा, जर्मेनियम का कोई कंपाउंड है तो खाली डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इनके पास नहीं होते खाली डी ऑर्बिटल। ठीक है, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, बाकियों के पास, सभी नीचे सभी के पास क्या होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, ये याद रखना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नीचे होता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन वाली फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। और वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके पास भी खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आप बस इतना याद कर लो, फ़ोन याद कर लो, आप क्राइम ब्रांच याद कर लो, ये हमारे पहले एलिमेंट होते हैं। इनके नीचे सभी के पास क्या होते हैं, लगभग खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। तो बेटा जैसे मैं बोलूँगा फॉस्फोरस, तो बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नीचे होता है, पी ब्लॉक में नीचे होता है। ठीक है, बस इतना याद होना चाहिए कि ये पी ब्लॉक में है। और आपको पी ब्लॉक के टॉप के एलिमेंट तो मालूम है, फ़ोन और क्राइम ब्रांच, तो इसका मतलब पी ब्लॉक में नीचे है, नीचे है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, खाली क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा। तो इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल होता है। तो इसी खाली डी ऑर्बिटल में ये क्या करता है, किसी के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन के पेयर ये इस खाली डी ऑर्बिटल में क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, ये एक लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लुईस एसिड की एक डेफिनेशन मैंने आपको और बता दी, मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको जो है अब आगे बढ़ाता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल, लुईस एसिड के क्या एग्जाम्पल हैं। तो लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या हैं, एक ब्लैक पकड़ लेते हैं चलिए। तो लुईस एसिड के एग्जाम्पल में हमारे पास सभी जो कटायंस होते हैं, सभी जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या है, लुईस एसिड है। दूसरा, सभी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कौन कौन से होते हैं बताइए फिर से। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है 13वें ग्रुप में, याद रखना 13th ग्रुप में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। 13th ग्रुप में कौन होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये बस इतना याद कर लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, लेकिन आप बस बोरॉन, एल्यूमिनियम ध्यान रखो कि 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम होता है। और ये जब कंपाउंड बनाते हैं, BCl3 बनाएगा या AlCl3 बनाएगा या कुछ भी बनाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला एक ही ग्रुप है, वो है 13th ग्रुप। ठीक है, 13th ग्रुप। और भी होते हैं, जिंक क्लोराइड में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन 13th ग्रुप आप हमेशा ध्यान रखना है। तो 13th ग्रुप, बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके लुईस एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, इससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो ये भी इसके लुईस एसिड के एग्जाम्पल हैं। और लुईस एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं, और लुईस एसिड के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, जिंक क्लोराइड,
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये एग्जाम्पल है। और एक क्लासिक एग्जाम्पल लुईस एसिड का क्या है, H+ आयन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लुईस एसिड, ज़्यादातर जो लुईस एसिड होते हैं वो आप देखेंगे कि लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ हम लुईस एसिड को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी होगी, वहाँ AlCl3 का प्रयोग होता है लुईस एसिड के रूप में। ठीक है, चलो वहाँ इस चीज़ को तो हमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हम लुईस बेस क्या है उसको समझते हैं। तो लुईस बेस क्या है इसको समझते हैं। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये लीजिए, हमने इसको इरेज कर दिया। आजकल मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कुछ कारणों से, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत यहाँ से भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम बात करेंगे लुईस बेस के बारे में कि लुईस बेस क्या है भाई। तो लुईस बेस किसको कहते हैं, तो लुईस बेस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो लुईस बेस होता है। और इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड नहीं बनाता है, उसको क्या कहते हैं, हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, बंद बनाने में भाग नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं, हम लोन पेयर कहते हैं। तो अगर किसी के पास लोन पेयर है भाई, अगर किसी के पास क्या है, अगर किसी के पास लोन पेयर है, तो सीधी बात है जिसके पास लोन पेयर होगा वो लोन पेयर क्या करेगा, किसी को डोनेट करेगा। तो अगर लोन पेयर है यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। और ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। अच्छा, आपको कैसे मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आप कैसे याद करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे मतलब कैसे याद करेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से याद करते हैं, फ़ोन याद करें, FON फ़ोन, फिर क्राइम ब्रांच याद करना है, फ़ोन करो क्राइम ब्रांच को। ओके, तो ये फ़ोन क्राइम ब्रांच मैंने आपको दिखा दिया ना। तो यहाँ पर तो ये ध्यान रखना है कि आप उल्टी गिनती लिखेंगे, F से F जहाँ पे है वहाँ से आप बोरॉन की ओर गिनती लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। तो बोरॉन की ओर नहीं जाना है आपने, थोड़ा सा बोरॉन से हटा ही देते हैं इसको, इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसमें एक चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये बोरॉन वाला केस हटा दो आप। बोरॉन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप कार्बन तक लिखेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, फ़ोन क्राइम ब्रांच में क्राइम तक लिखेंगे और काउंटिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4। ये काउंटिंग आपने लिख दी। अब ये काउंटिंग जब आपने लिख दी, तो इस काउंटिंग का क्या मतलब है, इस काउंटिंग का मतलब है कि यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा गया है ये इनके बॉन्ड हैं कि ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं नॉर्मली। तो फ्लोरीन की फैमिली वाले कितने बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों, 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की फैमिली कितनी बॉन्ड बना सकती है, फ्लोरीन की फैमिली 1 बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन की फैमिली कितने बॉन्ड बना सकती है, 2 बॉन्ड। और नाइट्रोजन की फैमिली कितने बॉन्ड बनाती है, 3 बॉन्ड बनाती है। और कार्बन की फैमिली कितने बॉन्ड बनाती है, नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाती है। तो इनके बॉन्ड हो गए। अब इसको उल्टा लिखना है, यहाँ से उल्टा लिखेंगे 1 2 3, इधर से नहीं, सॉरी, 0 1 2 3 ऐसे करना है आपने, 0 1 2 3 करना है। ये इनके लोन पेयर होते हैं। मतलब कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड है ऊपर, उसके बाद 0 लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे वाले किसको दर्शा रहे हैं, नीचे वाले लोन पेयर को दर्शा रहे हैं, ऊपर वाले किसको दर्शा रहे हैं, बॉन्ड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ऊपर बॉन्ड को शो कर रहे हैं, नीचे लोन पेयर को शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपके काम आ जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। लोन पेयर ऐसे आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास नाइट्रोजन है, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये 3 हो गए, और एक उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये अमोनिया हो गया। अब अमोनिया में 1 लोन पेयर है, तो सीधी बात है ये किसी को लोन पेयर दे सकता है। तो ये लोन पेयर दे सकता है, तो लोन पेयर डोनर क्या कहलाता है, लोन पेयर जो डोनर होते हैं उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, हमारे लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अमोनिया हमारा क्या हो गया, अमोनिया हमारा लुईस बेस हो गया। चलो एक बार वाटर को देख लेते हैं कि वाटर हमारा क्या है। अगर मैं वाटर देखता हूँ, तो वाटर में देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड जब भी ऑक्सीजन बनाएगा उसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जी हाँ, वाटर में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को किसी को दे सकता है। तो ये भी क्या हो गया, लोन पेयर डोनर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, और इसी वजह से ये भी लुईस बेस हो गया।
तो ये हमारे पास क्या है, लुईस बेस की प्यारे बच्चों डेफिनेशन है। अब हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ से अपने नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखी है कि लुईस बेस क्या है, एक ऐसा स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। फिर इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अच्छा, तो एक तो लुईस बेस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कौन होते हैं लुईस बेस, जिनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो सभी लुईस बेस होते हैं। इसके अलावा जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आयंस भी क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, जैसे Br नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक किसी और का इलेक्ट्रॉन, तब ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पर भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन ही समझ लेना। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, ठीक है। तो लुईस बेस में हमें खास 2 ध्यान रखना है। एक तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस किस में होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है फ्लोरीन, फोन में होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बस, FON, फोन। कितने कितने होंगे, ऐसे गिनती लिख लो, 1 2 3, ये ऐसे लिख लो आप। ये इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनके पास, नाइट्रोजन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, और फ्लोरीन के पास हमेशा, या फ्लोरीन फैमिली में ज़्यादातर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया है, वाटर है, फिर मेथनॉल है, इथाइल अमीन है। इथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2, ये इथाइल अमीन है। तो यहाँ पर ये C2H5NH2 में N है ना, जहाँ पर भी N होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके पास एक लोन पेयर होगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। इसके अलावा आप मिथेनॉल के बारे में जानते हैं ना, मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो यहाँ पर O आ गया ना, जहाँ पर भी ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एमीन्स, यहाँ पे फॉस्फीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का क्या मतलब होता है, फॉस्फोरस होगा, ठीक है, और ट्राइफिनाइल 3 फिनाइल होंगे, फिनाइल मतलब बेंजीन की रिंग, तो 3 हमारे पास PH, 3 हमारे पास बेंजीन की रिंग हो गई, ट्राइफिनाइल, और ये फॉस्फोरस है तो फॉस्फीन, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, और नाइट्रोजन फैमिली में कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ फॉस्फोरस के पास भी क्या होंगे, एक लोन पेयर होगा, ये भी लोन पेयर डोनर होगा, और ये भी एक तरह से क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके हमारे पास एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, एमीन्स मैंने बता दिया आपको, RNH2 होता है, वो प्राइमरी एमीन होते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन की चेन होगी तो इसको सेकेंडरी एमीन कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन की चेन होगी तो सेकेंडरी एमीन कहते हैं। नाइट्रोजन है भैया, मैंने बताया आपको, फ़ोन याद रखना, 1 2 3 ये इनके लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन है तो एक लोन पेयर है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, एक लुईस बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर कुछ आयन्स हैं, जैसे साइनाइड आयन है, थायोसाइनेट आयन है, ये भी आप याद रखिएगा। EDTA है, और इथाइलिन डायमीन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ये भी क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है, ओके। तो जब भी हमारा ये क्या, एक हमारे पास हो गया लुईस एसिड, अब हम जरा रिएक्शन समझ लेते हैं। लुईस एसिड है, और एक हमारे पास हो गया लुईस बेस। लुईस बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, लुईस एसिड को। तो लुईस एसिड और लुईस बेस, तो जब भी कोई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लुईस बेस ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। लुईस बेस ने क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, उस, ठीक है। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो ये लुईस बेस हो गया, इसने लिए तो ये एसिड हो गया। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, एक ही स्पीशीज से आए हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ने दिए हों, ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में क्या बना हुआ है, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में क्या बना है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो बच्चों यहाँ तक हमारी कहानी हो गई। लास्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे OH नेगेटिव सबसे पहला है भैया। यहाँ पे OH नेगेटिव में क्या है, O के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस बीच वाले कार्बन पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, ठीक है।
तो ये बीच वाले कार्बन पे हमारे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इनके मिलने से कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे अब चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया ना वो। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है इस पर, तो पॉजिटिव आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हुआ है। और यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इस पर नेगेटिव आ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। और कार्बन पे पॉजिटिव आना था, लेकिन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव आना था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव आ गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो ये आप रिएक्शन को समझ रहे होंगे। ऐसे करके आप सारे एग्जाम्पल समझिए क्या क्या बनाए गए हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये OH नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ भाई देगा, तो ये आपका लुईस बेस हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं एक बार, इसको ज़रा सा मैं इस वाले पेन से यूज़ करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा OH नेगेटिव है, ये हमारा जो OH नेगेटिव है, ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पे एक लुईस बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ठीक है। और ये लुईस बेस हो गया। और ये जो हमारा क्या है, ये B के साथ 3 OH है ना, यहाँ पे बोरॉन आ गया। तो जहाँ पर भी बोरॉन आएगा, बोरॉन के पास क्या होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। इसके पास खाली p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है इसके पास, खाली p ऑर्बिटल। यहाँ पे इस पर कमी होती है, इसी पे इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के पास p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है, और इस पे ये क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक लुईस क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। ये आपका लुईस बेस हो गया, ठीक है। ये समझ लेना आप ध्यान से। अब आप इस वाले केस को देखिए, यहाँ पे I2 है, ठीक है। ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए। ये I2 है, ये आयोडीन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये I नेगेटिव है। तो I नेगेटिव के पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो बेस हो गया, लुईस बेस। अब ये I2 के पास क्या है, ऐसी क्या खास बात है। तो मैंने बताया कि ये फ्लोरीन फैमिली का है ना, और फ्लोरीन के नीचे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। तो फ्लोरीन के नीचे सभी के पास क्या होगा, क्या बताया था मैंने, जो पहला एलिमेंट होता है उससे सभी नीचे, पहले एलिमेंट के नीचे सभी के पास क्या होता है, खाली d ऑर्बिटल होता है। तो ये जो आयोडीन होगा, इसके पास क्या होगा, खाली d ऑर्बिटल होगा। और इसी खाली d ऑर्बिटल में, अभी d ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूँ, केवल एक ऑर्बिटल p जैसा दिखा रहा हूँ। तो इसी खाली d ऑर्बिटल में ये आयोडीन क्या करेगा, I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, I3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, I3 नेगेटिव बन गया। ये दिख रहा है आप लोगों को ना, इसको समझ लीजिएगा। और वैसे यहाँ पे भी देखो, सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये SO3 है। मैंने बताया था कि ये एसिड होता है। SO3 एसिड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे O इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, इस सल्फर पे क्या आ जाएगी, कमी। फिर यहाँ से एक O2 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, यानी कि लुईस एसिड है, सॉरी बेस है, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे, सब बन क्यों रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिए। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे हो गए, जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन हमारा लुईस एसिड है और क्या क्या हमारे पास पॉसिबल लुईस बेस हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा। आप एक अच्छे इंसान बनिए, लाइफ में आगे बढ़िए, माता पिता का साथ दीजिए। धन्यवाद। माता पिता को हमेशा प्रेम कीजिए। धन्यवाद बच्चों।